गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर को पढ़ेंगे। जैसा हम लोग वित्तीय प्रबंधन एक स्लाइड पढ़ चुके हैं। मैंने उसमें बताया था वित्तीय प्रबंधन है क्या, वित्तीय प्रबंधन की परिभाषा क्या है, इसकी जरूरत क्या थी, क्या आवश्यकता थी और इसके उद्देश्य क्या थे। ठीक है, ये लोग हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम देखते हैं वित्तीय प्रबंधन के आधार पर विद्यालयों के टाइप क्या होते हैं या इनके कितने प्रकार होते हैं। वित्तीय प्रबंधन के आधार पर विद्यालय के 4 प्रकार होते हैं। उन प्रकारों में पहला होते हैं राजकीय तथा केंद्रीय विद्यालय। जैसा मैंने बताया, सरकार से अनुदान दिए जाते हैं, सरकार के द्वारा जो ग्रांट दी जाती है, सरकार के द्वारा जो नीतियां संचालित की जाती है विद्यालयों में, उनको 2 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय राजकीय विद्यालय राज्य के स्तर पर होते हैं, केंद्रीय विद्यालय जो केंद्र शासन के स्तर पर होते हैं या केंद्र सरकार के स्तर पर होते हैं या संघ सरकार के स्तर पर होते हैं। दूसरी बात करेंगे हम अनुदान प्राप्त विद्यालय। कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जिनको ग्रांट सरकार देती है और जिनके द्वारा शैक्षिक नीतियां होती हैं वो दोनों ही विद्यालय प्रबंधक और सरकार द्वारा जो नीतियां संचालित होती हैं दोनों को ही उसमें फॉलो किया जाता है, दोनों का ही उनमें अनुपालन किया जाता है। तीसरे विद्यालय की बात करेंगे गैर सरकारी तथा अनुदान रहित विद्यालय। शैक्षिक जरूरत को देखते हुए, शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए केवल सरकारी विद्यालय और गैर सरकारी विद्यालय तथा अनुदान प्राप्त विद्यालय ही शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत स्तर पर गैर अनुदान प्राप्त जो सरकार विद्यालय अनुदान नहीं देती या जो विद्यालय सरकार से अनुदान नहीं देते वैसे विद्यालय संचालित किए जाते हैं। इसमें भी इन विद्यालयों के 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो उद्देश्य ये होता है कि इनके विद्यालय के संचालक होते हैं, इनके प्रबंधक होते हैं, वो चाहते हैं हम सरकारी व्यवस्थाओं से सरकारी नीतियों से नहीं बनेंगे। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अपने स्तर पर वो चाहते हैं सरकार से किसी प्रकार की सहायता नहीं लेंगे, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं लेंगे, किसी प्रकार की ग्रांट नहीं लेंगे, हम अपने स्तर से विद्यालयों का संचालन करेंगे। पहला क्या है, पहला उद्देश्य क्या होता है, वो किसी भी प्रकार से सरकारी नीतियों से बनाना नहीं चाहते। दूसरा इसमें सबसे बड़ा लक्ष्य होता है वो होता है धार्मिकता। तमाम तरीके के जो धर्म होते हैं, जो संप्रदाय होते हैं, वो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, उसके कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए धर्म से संबंधित तमाम विद्यालय होते हैं, उनका संचालन करते हैं। जैसे माइनॉरिटी के विद्यालय तमाम विद्यालय होते हैं, इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट है निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित विद्यालय। ये एक बहुत बड़ा समुदाय है, बहुत बड़ा भाग है जो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, शिक्षा की जरूरत की पूर्ति करता है। इसमें तमाम तरीके के विद्यालय होते हैं जो अपने स्तर से विद्यालय संचालन करते हैं, मोटी रकमों को वसूल करते हैं और अपने स्टाफ से शिक्षा का संचालन करते हैं। जैसे तमाम पब्लिक विद्यालय होते हैं, उनमें जो भी नीतियां होती हैं उन संचालकों के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, उनकी जो फीस वसूली होती है उनके द्वारा की जाती है। तमाम तरीके के सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी होते हैं जिनके अंतर्गत विद्यालयों का संचालन किया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे सैनिक स्कूल, रेलवे स्कूल, रेलवे विद्यालय, नेवल विद्यालय, नेवल या नेवी विद्यालय, नेवल विद्यालय, ये तमाम तरीके के और भी संगठन होते हैं जिनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से शिक्षा का संचालन किया जाता है, विद्यालयों का संचालन किया जाता है, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से विशेष रूप से बने नहीं होते। उनके अपने उपक्रम होते हैं, उनके अपने विभाग होते हैं जो अपने बच्चों के लिए विशेष रूप से उनको दीक्षा देने के लिए उनके द्वारा संचालित किए जाते हैं। ये कुछ टाइप थे जो मैंने बताए। आगे देखते हैं कि जो विद्यालय के लिए वित्त होती है या धन होता है, उसके स्रोत क्या है, वित्त के स्रोत क्या है वो देख लेते हैं। विद्यालय के लिए वित्तीय स्रोत, विद्यालय के लिए वित्तीय स्रोत, वित्तीय स्रोत
संगठन को संचालित करने के लिए धन होना आवश्यक है। किसी भी संगठन को या कोई उपक्रम हो, कोई इंडस्ट्री हो, कोई कंपनी हो, कोई फैक्ट्री हो या कोई शैक्षिक संस्था हो, उसके संचालन के लिए सबसे पहले धन की जरूरत पड़ती है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी संगठन का संचालन करता है, सबसे पहले वो देखता है उसकी आय के स्रोत कौन से हैं, कौन कौन से जरिए हैं, इनके द्वारा उनको धन उपलब्ध हो सकता है। हम विद्यालय प्रबंधन की बात करेंगे, विद्यालय के स्रोत की बात करेंगे, उसमें सबसे पहला होता है केंद्र सरकार, नंबर 1 केंद्र सरकार, नंबर 2 राज्य सरकार, नंबर 3 छात्रों द्वारा प्राप्त शुल्क। तीसरा समुदाय, चौथा है समुदाय द्वारा प्राप्त अनुदान। 5वां देखते हैं, समुदाय द्वारा अनुदान में प्राप्त भूमि, चौथा यूनेस्को द्वारा प्राप्त अनुदान, लिखते चले आपको। और छठवां विश्व बैंक द्वारा प्राप्त अनुदान। ये कुछ जरिए हैं रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए, खास तौर से विद्यालय प्रबंधन को आगे बढ़ाने के लिए, एक बार फिर देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो अनुदान राशि दी जाती है वो, दूसरा राज्य सरकार द्वारा, तीसरा छात्रों द्वारा प्राप्त शुल्क जो भी शुल्क वसूला जाता है, तीसरा समुदाय द्वारा प्राप्त अनुदान जो भी कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी में विद्यालय खुला है उसके द्वारा कुछ अनुदान दिए जाते हैं वो। और नेक्स्ट है समुदाय द्वारा प्राप्त अनुदान में जो भूमि प्राप्त होती है उससे जो आय प्राप्त होती है वो। अगला है यूनेस्को द्वारा अनुदान दिए जाते हैं, और नेक्स्ट विश्व बैंक द्वारा अनुदान दिए जाते हैं। ये कुछ वित्तीय स्रोत थे किसी भी वित्तीय व्यवस्था में विद्यालय प्रबंधन को आगे बढ़ाने के लिए या विद्यालय व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग लिखना चाहे लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मिटाते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान। अगला टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान। इसको देख लेते हैं, ये इसके बारे में ये क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं। जैसा हम लोगों ने वैदिककालीन शिक्षा में पढ़ा, या मध्यकालीन शिक्षा में पढ़ा, या बौद्धकालीन शिक्षा में पढ़ा, या मुगलकालीन शिक्षा में पढ़ा, सारा का सारा एरा हम पढ़ चुके हैं। इसलिए हम पहले समझते हैं वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था क्या थी। उसमें क्या था, शिक्षक ही सर्वे सर्वा होता था। उसमें शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान की जाती थी। छात्र होते थे वो पैसे ऑडियंस की तरह रहते थे, अर्थात निष्क्रिय श्रोता की तरह रहते थे। छात्रों को संपूर्ण पठन पाठन में महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। इसलिए क्या था, जितनी भी शिक्षण नीतियां थी कैसी थी, शिक्षा केंद्रित थी। अब चूंकि
शिक्षा में मनोविज्ञान ने प्रवेश किया है, तब से शिक्षा में बच्चे को ही प्रमुख स्थान दिया गया है। बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे की अभिरुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि पहले शिक्षण विधियां क्या थी, व्याख्यान मेथड था, व्याख्यान विधियां थी या भाषण के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, जिसमें बच्चे का क्या होता था, बच्चे किसी भी एक्स्ट्रा अधिगम सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता था। क्योंकि अब समय बदला है, शिक्षा शास्त्री नजरिया बदला है, शिक्षा में बच्चा केंद्र बिंदु हुआ है, इसलिए अब ये कोशिश की जाती है कि शिक्षक द्वारा अपना शिक्षण कार्य है वो प्रभावशाली बनाया जाए, उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, उसमें और ज्यादा क्षमताएं उत्पन्न की जाए, ताकि छात्र रुचिपूर्ण तरीके से अपना अध्ययन कर सके। इसलिए अब जो नवाचार, जितने भी शिक्षण नवाचार हो रहे हैं, सबके सब में कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल की व्यवस्था की जाए, अर्थात बच्चे के हिसाब से अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाए, उसकी बच्चे में रुचि उत्पन्न की जाए। जब बच्चे को रुचि उत्पन्न की जाएगी तो जितना भी कंटेंट शिक्षक सिखाएगा या पाठ्य सामग्री सिखाएगा, बच्चा कम समय में रुचिपूर्ण तरीके से और बहुत ही आसानी से सीख सकता है। इसलिए अब क्या कर रहे हैं, अब क्या होता है इसमें, इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए विभाग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से प्रत्येक शिक्षक के खाते में 500 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, ताकि शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बना सकें और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकें। इसके लिए मैंने बताया शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम TLM की बात करते हैं, फॉर्मूले देते हैं TLM। इसके अंतर्गत क्या है, शिक्षक चार्ट बना सकता है, मॉडल बना सकता है और क्या बना सकता है, और इससे संबंधित जो भी सामग्री होती है उसका इस्तेमाल कर सकता है। और यदि क्लिष्ट विषय को पढ़ाना है, उसको और टफ विषय को पढ़ाना है, तो उसमें मानचित्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मानचित्र, और क्या कर सकते हैं, इससे संबंधित और जो भी व्यवस्था होती है उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हुआ, शिक्षण अधिगम सामग्री। दो बातें थी, विभाग की तरफ से क्या होगा, प्रत्येक शिक्षक को, देख लेते हैं एक बार, प्रत्येक शिक्षक को कितनी राशि, 500 रुपए की राशि प्रत्येक शिक्षक के खाते में वार्षिक रूप से सरकार द्वारा डाल दी जाएगी। और शिक्षक TLM के लिए जैसे ही अपनी सुविधा चाहता है, अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उसमें इस्तेमाल कर सकता है। थैंक यू। अगले टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी कनिष्ठ करनी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं।